हेलो दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है यूपीएससी 2024 के लिए हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस हम लगा रहे थे और ये पार्ट 2 है उसका। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा खानकाह शब्द का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए है सूफी संत का मकबरा, ऑप्शन बी एक सूफी स्थान जिसका उपयोग यात्रियों के विश्राम घर के रूप में किया जाता था, ऑप्शन सी मुसलमानों का एक खुला प्रार्थना स्थल, या ऑप्शन डी मुस्लिम उलेमाओं की दरगाह। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, खानकाह शब्द इसका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक सूफी स्थान जिसका उपयोग यात्रियों के विश्राम घर के रूप में किया जाता था। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर संगीत समा का जो कंसेप्ट है वो भी फॉलो किया जाता था। इस टाइप से खानकाह शब्द संबंधित है यात्रियों के विश्राम गृह से। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिंगायत संप्रदाय से जुड़ा हुआ। दोस्तों कथन है, वे शिव के निराकार तथा लिंग रहित रूप की पूजा करते थे। वे श्राद्ध संस्कार जैसे अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते थे और मृतकों को दफनाते थे। और कथन 3 है, उन्होंने जाति एवं ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विचार को चुनौती दी। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं लिंगायत संप्रदाय के बारे में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 कथन सही है। पहला कथन है, वे शिव के निराकार तथा लिंग रहित रूप की पूजा करते थे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिया है लिंग रहित रूप की, जबकि वे शिव के लिंग रूप की पूजा करते थे। यहाँ पे रहित शब्द जो दिया है इससे आपको सावधान रहना है। दोस्तों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय इस टाइप से ध्यान रखें कि कथन को पढ़ते टाइम आप सही इंटरप्रिटेशन कर पाएँ, सही शब्दों को समझ पाएँ। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, अगर उनको पकड़ पा रहे हैं आप तो आप क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। इसलिए कथन 1 गलत है, वे श्राद्ध संस्कार जैसे अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते थे। दोस्तों सही है, वे श्राद्ध संस्कार अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते थे और मृतकों को दफनाते थे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन। कथन 3 है, उन्होंने जातिवादी ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विचार को चुनौती दी। जी हाँ दोस्तों, समानता के सिद्धांत को मानते थे और आपको पता होगा लिंगायत संप्रदाय बासवन्ना ने शुरू किया था, तो उन्होंने समानता के विचार को महत्व दिया था काफ़ी, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस तरह से आपके 2 कथन सही हैं, कथन 1 गलत है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ शिलालेख से जुड़ा हुआ। जूनागढ़ शिलालेख के संबंध में आपको विचार करना है। कथन 1 है, इसमें शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख है। कथन 2 है, इसमें प्राकृतिक जलाशय सुदर्शन झील का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जूनागढ़ शिलालेख शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करता है। कथन 1 सही है। कथन 2, इसमें प्राकृतिक जलाशय सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये कथन गलत है। ये कथन क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि सुदर्शन झील जो है वो प्राकृतिक जलाशय नहीं था, कृत्रिम जलाशय था, इसलिए कथन 2 गलत है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको पकाने हैं क्वेश्चंस में, जिससे आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो। दोस्तों बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवाहन शासकों से जुड़ा हुआ। सातवाहन शासकों के संबंध में पहला कथन है, इन शासकों की पत्नी के नाम उनके पिता के गोत्र से उद्भूत थे। कथन 2 है, ये शासक बहुपत्नी प्रथा का पालन करते थे और एक से अधिक पत्नियां थीं। उनकी पहचान उनके पिता के नाम से की गई। सिंहासन पर उनका उत्तराधिकार आमतौर पर पितृसत्तात्मक था। दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 कथन है, आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर जवाब देना है, क्योंकि सातवाहन शासकों के ऊपर क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स कभी भी आ सकते हैं।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 3 कथन सही हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला कथन, इन शासकों की पत्नी के नाम उनके पिता के गोत्र से उद्भूत थे। जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी से लिया गया कथन है, सही है। कथन 2, ये शासक बहुपत्नी प्रथा का पालन करते थे, अर्थात उनकी एक से अधिक पत्नियाँ थीं। जी हाँ दोस्तों, इसका जिक्र कहीं कहीं है, तो इस हिसाब से देखें तो बहुपत्नी प्रथा का पालन करने के कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। उनकी पहचान उनके पिता के नाम से की गई थी। सातवाहन शासकों की पहचान उनके पिता के नाम से की गई थी। दोस्तों ये कथन आपको देखते ही समझ में आ गया गलत है। गौतमीपुत्र सतकर्णी एग्जाम्पल है, आपने सुने ही होंगे नाम। जो सातवाहन शासकों के उनकी पहचान थी उनकी माता के नाम से की जाती थी। कथन 4, सिंहासन पर उनका उत्तराधिकार आमतौर पर पितृसत्तात्मक था। दोस्तों ये कथन सही है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि माता का नाम अगर उनके नाम से जुड़ा हुआ था तो हो सकता है मातृसत्तात्मक उत्तराधिकार होता हो, ऐसा नहीं है। सिंहासन पर उनका उत्तराधिकार पितृसत्तात्मक ही था, उनकी पहचान माता के नाम से की जाती। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसलिए अपने 3 कथन सही हैं। इस तरह से कथन 3 केवल गलत है, 1, 2 और 4 सही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में F.W. स्टीवंस, H. सेंट क्लेयर, कर्नल थॉमस कॉपर, जेम्स स्कॉट किससे जुड़े हैं? ऑप्शन ए स्थापत्य अभिकल्पना, ऑप्शन बी पुरातत्व उत्खनन, ऑप्शन सी चर्च के पादरी, या ऑप्शन डी रेलवे के निर्माण से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये सभी स्थापत्य अभिकल्पना यानी स्थापत्य कला से जुड़े हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो इसका आपको हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए कि ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। अब बहुत सारे नाम आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, सबको याद नहीं रख सकते, पर ठीक है थोड़ा बहुत नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। 1-2 के नाम भी अगर याद हैं तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आसानी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ, इसमें आपको कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसके पीछे तात्कालिक कारण बंगाल का विभाजन था, और कथन 2 है, इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल प्रांत तक ही सीमित था। बताना है कितने कथन सही है। जवाब है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में इसका तात्कालिक कारण हम देखें तो बंगाल का विभाजन ही था। ये कथन बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। और कथन 2, इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल प्रांत तक सीमित था, ये गलत है। इसका प्रभाव लगभग सारे देश में फैला था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से जुड़ा हुआ था, और इस तरह से इसका स्वरूप राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका था। दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तमिलकम से संबंधित, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो अपनी वैदिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी, भारत के दक्षिणी क्षेत्र जिनमें प्रमुखतः चोल चेर पांड्य राज्य शामिल हैं। ऑप्शन सी, भारत का मध्य क्षेत्र जो गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियों के संगम से चिन्हित है। व्यापार और समुद्री गतिविधियों के लिए पश्चिम तटीय क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तमिलकम शब्द किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों आपने अगर थोड़ा सा एनसीईआरटी का पढ़ा होगा बेसिक्स तो आपने इसका आइडिया लगा लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के दक्षिणी क्षेत्र जिनमें प्रमुखतः चोल चेर और पांड्य राज्य शामिल हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भू राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में आपको विचार करना है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और बॉम्बे दक्कन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। स्थायी बंदोबस्त राजाओं और तालुकेदारों के साथ और रैयतवाड़ी बंदोबस्त वास्तविक कृषकों के साथ किया गया था। और कथन 3 है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित होता था एवं स्थायी बंदोबस्त में वृद्धि प्रति 30 वर्ष में की जाती थी। कितने कथन सही है आपको बताना है। आपने अगर भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 कथन सही हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और बॉम्बे में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। जी हाँ दोस्तों, सही है। और आपको बताना है कि स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किस सन में हुई थी। ये पहला कथन सही है। स्थायी बंदोबस्त राजाओं और तालुकेदारों के साथ और रैयतवाड़ी बंदोबस्त वास्तविक कृषकों के साथ किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। कथन 3, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित होता था। ये कथन गलत है, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में प्रति 30 वर्ष में भू राजस्व में वृद्धि का प्रावधान किया गया था। रैयतवाड़ी में वृद्धि का प्रावधान था 30 वर्ष में, जबकि स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित होता था। इसलिए कथन 3 गलत है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी इरविन समझौते से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में आपको बताना है। कथन 1 है, यह गांधी इरविन समझौते का परिणाम था। महात्मा गांधी ने अछूतों के राजनीतिक उत्थान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का समर्थन किया था। सम्मेलन में संविधान सभा के तत्काल गठन का निर्णय लिया गया था। और कथन 4 है, जब सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था तब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। कितने कथन सही हैं आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला कथन गांधी इरविन समझौते का परिणाम था, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन है गांधी इरविन समझौते का परिणाम था। दोस्तों सही जवाब, ये कथन सही है। गांधी इरविन समझौते के कारण ही सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। कथन 2, महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की मांग का समर्थन किया था। ये कथन गलत है। अछूतों के राजनीतिक उत्थान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। आपको पता होगा दोस्तों। तो गांधी जी ने इसका समर्थन नहीं किया था। सम्मेलन में संविधान सभा के तत्काल गठन का निर्णय लिया गया था। दोस्तों ये कथन भी गलत है। जो गोलमेज सम्मेलन था उसका कोई आउटपुट नहीं निकल पाया था, तो इस तरह से ये कथन गलत हो जाता है। और कथन 4 है, जब सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था तब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। दोस्तों ये कथन सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत में लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय के तौर पर उपस्थित थे। तो इसलिए कथन 1 और कथन 4 सही हैं, कथन 2 और 3 गलत है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपके लिए है, आपको विचार करना है अधिगम की स्वदेशी प्रणाली, यानी कि शिक्षा की जो देसी प्रणाली थी उसमें पाठशाला के संदर्भ में आपको विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, कोई निश्चित शुल्क नहीं था, कोई मुद्रित पुस्तकें नहीं थी, कोई अलग भवन नहीं था और कोई वार्षिक परीक्षा नहीं हो रही थी। कथन 2 है, इन संस्थानों की स्थापना ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म को लोकप्रिय बनाने के प्रयास के रूप में की गई थी। आपको बताना है कितने कथन सही है। दोस्तों इसका सही जवाब मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा और कोशिश करिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाए। उम्मीद करता हूँ अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि कंटेंट को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए। दोस्तों ठीक है, थैंक यू वेरी मच।